अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ एक के बाद एक मुश्किलात का शिकार है। ये जमात 180 सीटें जीतने का दावा कर रही है और इसी बिना पर हुकूमत पर मैंडेट चोरी का इल्जाम भी आयद किया जा रहा है। असेंबली के अंदर और बाहर एहतजाज भी जारी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को एक माह से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद कुछ हलकों में ताहाल रीकाउंटिंग का सिलसिला भी जारी है और इसी रीकाउंटिंग के रिजल्ट पर चौंका देने वाले हैं कि अब तक 11 के करीब ऐसे सूबाई और कौमी हलके हैं जहां रिकाउंटिंग तो हुई है, वहां से पीटीआई के उम्मीदवार की जीत शिकस्त में तब्दील हो गई है। आज गुजरावाला के हलका NA 81 के वोटों की दोबारा गिनती में नून लीग के अजहर क्यूम नारा कामयाब हो गए हैं। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक अजहर क्यूम नारा को 3197 वोटों की बर्तरी हासिल है। इससे पहले NA 81 पर बिलाल एजाज 7791 वोटों की बर्तरी से कामयाब हुए थे और यह सिर्फ 75 पोलिंग स्टेशन की गिनती थी। यानी इसका सादा सा मतलब यह है कि इस हलके में पीटीआई के उम्मीदवार 7500 के वोटों की लीड से जीत चुके थे, लेकिन 75 हलकों में दोबारा रिकाउंटिंग में ना सिर्फ ये लीड खत्म हुई है, बल्कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 3000 से ज्यादा वोटों से जीत भी गए हैं। दोबारा गिनती वाले हलकों में एक पैटर्न वाज़ेह है, मुस्तरद वोटों की तादाद में इजाफा और तहरीक इंसाफ के वोटों में कमी। NA 81 गुजरावाला में आज मुस्तरद वोट 7 से बढ़कर 17000 हो गए हैं। जितने मुस्तरद वोट बढ़ते हैं उतने दूसरी तरफ वोट कम भी हुए हैं, यानी मुस्तरद होने वाले तमाम वोट पीटीआई के उम्मीदवार के ही थे। इसी तरह कल रात PP 100 फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार का रिकाउंटिंग में जीत जाना, कुछ रोज कबल NA 54 लोधरा से पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार राना फराज अहमद नून 1,34,937 वोट लेकर इलेक्शन जीत गए थे, जबकि मुस्लिम लीग नून के अब्दुर्रहमान कांजू 1,28,438 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। अब्दुर्रहमान कांजू ने इलेक्शन कमीशन को दोबारा गिनती की दरखास्त दी। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर दोबारा गिनती हुई। मुस्लिम लीग नून के अब्दुर्रहमान कांजू 1,27,984 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि आजाद उम्मीदवार राना फराज नून के 1,20,683 वोट निकले। मतलब रिकाउंटिंग में पीटीआई के 14,254 और अब्दुर्रहमान कांजू के 454 वोट मुस्तरद करार दिए गए। 8 फरवरी को NA 154 में मुस्तरद वोटों की तादाद 7,803 थी, जो कि रिकाउंटिंग में बढ़कर 20,816 हो गई है। इसी तरह मुख्तलिफ हलकों में होने वाली रिकाउंटिंग में पीटीआई को नुकसान ही उठाना पड़ा है। यह सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ तो अपना मैंडेट चोरी होने की बात कर रही है, लेकिन रिकाउंटिंग ये बात साबित कर रही है कि मैंडेट उनका नहीं बल्कि किसी और जमात का चोरी हुआ है। दूसरा, अगर तहरीक इंसाफ की डिमांड मान भी ली जाए और कुछ हलके खोल दिए जाए तो ऐसा ना हो नताइज वही निकले जो रिकाउंटिंग में निकल रहे हैं। तहरीक इंसाफ इस हवाले से पहले भी इस खदशे का इजहार कर चुकी है कि उन्हें रिकाउंटिंग के नाम पर 20 से हराने का प्लान बनाया हुआ है। गुज़श्ता रोज़ी उमर अयूब ने पार्लियामान के फ्लोर पर क्या इंकशाफ किया था, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। इलेक्शन कमिश्नर उसको भेज रही है एज एम्बेसडर टू कनाडा, पर उस पे जो डील स्वीटनर है, जो कि उसमें चाय में शक्कर और चीनी और शहद जो उसके लिए डाला जा रहा है, वो ये है कि तुमने डिलीवर करना है। तुमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 से ज्यादा सीटें उस पे रिकाउंटिंग करके झुरलू फेरना है, जिस तरह के फॉर्म 47 पे फेरा गया था। इस पर्टिकुलर इशू पर बात करने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा खुरम दस्तगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरम दस्तगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट सर एंड आई वांट यू टू रिस्पॉन्ड इन अ वेरी सिंपल एंड कैंडिड मैनर। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता रोज पार्लियामान के फ्लोर पर इल्जाम लगा रही थी कि रिकाउंटिंग के नाम पर इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिलकर को 20 नशिस्तें आजाद उम्मीदवारों से यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हथियाने का प्लान बना रहे हैं और अभी ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि जहां जहां रिकाउंटिंग हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत रही है और जो आजाद उम्मीदवार है उनके वोटों की तादाद ही हजारों में ऐसी है जो मुस्तरद कर दिए गए हैं, तो नेचुरली दूसरी तरफ वोट बढ़ जाते हैं। आज गुजरावाला से जो NA 81 का नतीजा आया है वो भी इसी पैटर्न के तहत है, तो क्या ये इल्जाम दुरुस्त साबित हो रहा है सर? जी, यूं लगता है कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो सुबह उठते हैं और इस बात का फैसला करते हैं कि आज किस किस इदारे को उन्होंने टारगेट करना है, क्योंकि उनकी तो जो लिस्ट है खराबियों की वो तो खत्म ही नहीं हो रही। अगर आज वो कह रहे हैं कि जी लिस्ट जो है वो रिकाउंटिंग के नाम पे जता रहे हैं, फिर कहेंगे जी 8 फरवरी का इंतखाब दुरुस्त हुआ था और हम मान लेते हैं कि दुरुस्त हुआ था। तो सिर्फ वो चीजें उन चीजों का मुतालबा करना जो उनके हक में नहीं थी और अब आज वो समझते हैं कि उनके हक में हो सकती हैं, अब जबकि हमें सामने आ रहे हैं रिकाउंटिंग के नताइज मुस्लिम लीग नून के, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरा 11 में से 11 जो नताइज हैं मुस्लिम लीग नून के हक में आए हैं। इसका मतलब वही है जिस तरह 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था
कि अगर इन इंतखाबात में कई जगहों पर जरूर रीजनल कोई इरेगुलरिटीज हुई हैं, लेकिन किसी मुनज़्ज़म धांधली के शवाहिद नहीं है। यहाँ भी ये लग रहा है कि ये अगर कोई मुनज़्ज़म धांधली है तो फिर मुस्लिम लीग नून के वोट जो है वो जबरदस्ती घटाकर दूसरों को जता दिया गया, और अब जबकि काउंटिंग जिसमें तमाम जमातों के जो उम्मीदवारान हैं उनके नुमाइंदे मौजूद होते हैं, जबकि सबके सामने काउंटिंग हुई है। और अब ये अच्छा, यहाँ पे ये जो नुक्ता आप कह रहे हैं कि उम्मीदवार मौजूद होते हैं, नुमाइंदे मौजूद होते हैं, तहरीक इंसाफ के लोग ये इल्जाम आयद कर रहे हैं कि उनकी एब्सेंस में रिकाउंटिंग हो रही है। मैं आपकी इजाजत से जरा वो साउंड चलवाना चाहता हूं, आप जरा सुनिएगा ये क्या इल्जाम आयद किया जा रहा है, जरा चलाइएगा। इल्जाम क्या है कि किस तरह एब्सेंस में रिकाउंटिंग हो रही है, प्ले कीजिएगा। फॉर्म 45 के मुताबिक जीता हूँ और 8 तारीख का मैं एमएनए हूँ। इलेक्शन कमीशन ने मेरे रिकाउंटिंग के ऑर्डर दिए, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑर्डर दे नहीं सकता था। मेरे हलके में जो 70 पोलिंग स्टेशन का रीपोल किया जा रहा है, बहसियत कैंडिडेट मुझे आरओ ने कोई नोटिस इशू नहीं किया। आया मेरे बगैर वहाँ पे रिकाउंटिंग हो सकती है? कि सिर्फ मुझे बता दिया जाए इस मुल्क में कानून या इंसाफ नाम की कोई चीज है। अपने 1,17,000 वोट की अल्लाह ताला के फजल करम से आखिरी सांस तक हिफाजत भी कर जी। खुरम दस्तक, ये सब आपने सुना, क्या एब्सेंस में रिकाउंटिंग हो सकती है? ये नहीं, गलती सिर्फ ये है कि हमें एक ऐसी जमात का सामना है जो अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं। देखिए यही साबित हो रहा है ना जी कि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ किस्म की बेज़ाब्तियां हुई हैं, और अब जबकि लोग जो है इनका तो आर्ग्यूमेंट ये था कि जहां भी आप खोलेंगे तो हम जीतेंगे, और वो अब ये आर्गुमेंट तो वाज़े तौर पर गलत, 11 जगह पर गलत साबित हो चुका है। तो अब ये एक लामहदूद दास्तान, और ये मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि इन्होंने आज से ठीक 10 साल पहले भी 2014 में इसी 2013 के इलेक्शन को क्वेश्चन करते हुए 126 दिन का धरना दिया था। अभी तो सिर्फ पार्लियामान में गुफ्तगू ने 126 दिन का धरना दिया। उस धरने के नतीजे में जब धरना खत्म हुआ और एक अदालती कमीशन बना, तो अदालती कमीशन ने इनके जो सारे सबूत थे, आज जिस तरह फॉर्म 45 का जो है वो बनाया हुआ है मामला, उस वक्त भी कहते थे जी हमारे पास बैगने भर भर के सबूत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे सबूत रद्दी कर दिए और क्लियरली कहा कि किसी मुनज़्ज़म धांधली के शवाहिद नहीं मिले। तो यहाँ भी एक इलेक्शन हुआ है, वो इलेक्शन किसी तरीके से भी परफेक्ट नहीं था, उसमें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात और सवालात बाकी हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे साथ धांधली हुई है, ये गलत है। मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ सर, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि 11 में से 11 नशस्तों के रीकाउंट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत गई, तो इसका मतलब 8 फरवरी को नून लीग के साथ धांधली हुई है। लेकिन देखिए ना, इसमें फिर जो नताइज है वो आप और आपके नाज़रीन मुझसे बेहतर अखज़ कर सकते हैं कि क्या मसला क्या बना है। तो यहाँ इस इलेक्शन के ऊपर जो भी हमारे सवालात हैं, इसी तरह हम सबको अदालतों पर ही क़यास करना है, और जो इंडिविजुअल इश्यूज हैं उनको अदालतों में लेकर जाना है, और जो हमारे उम्मीदवारान अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों में गए हैं, अल्लाह ताला ने उनको सुरखरूख किया। तो खुरम दस्तक, ये सब बड़ा सादा सा सवाल है, नून लीग को क्या किसी मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत हरवाया गया? जी, मैं ये तो इस सवाल का जवाब काबिल वक्त होगा, लेकिन जहाँ जहाँ हमारे उम्मीदवारान को सवाल थे और अभी मजीद और भी आएंगे, तो हम उनको अदालतों में लेकर जा रहे हैं, बजाय ये कि हम एक मेला इल्जामात लगा दें कि जी हमारे साथ तो ये हो गया। देखिए कहते जी 100 नशस्तें हमारे और की ऑपरेशन सिर्फ नहीं है, और उनमें से अब देखें कि 11 जो और मजीद 11 थे वो भी इनके केस सारे हो गए। आज के दिन पीटीआई को दूसरा बड़ा सेटबैक पेशावर हाई कोर्ट से मिला है, क्योंकि ये वो अदालत तस्वुर की जा रही थी जहां से पीटीआई को रिलीफ मिल सकता था, लेकिन आज पेशावर हाई कोर्ट ने समाअत के बाद मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्तें खारिज कर दी। ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ा धचका तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त में ऐसे लग रहा था कि ये फैसला उनके हक में आएगा तो इसका असर बाकी हाई कोर्ट्स पर भी होगा और वो भी इसी किस्म का फैसला देंगे। लेकिन अब इस दरखास्त के रद्द होने से बाकी अदालतों के पास एक फैसले की सूरत में ग्राउंड मौजूद है। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। आज पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी पेशावर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच उसने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत की, जिस सिलसिले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अदालत में दलाइल दिए, जबकि गुज़श्ता रोज पेश न होने पर बैरिस्टर अली जफर ने अदालत से माजरत भी की।
दौरान समाअत अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन से पहले पीटीआई से बल्ले का निशान लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने तारीखी फैसला देकर बल्ला वापस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला देकर बल्ला वापस लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल रजिस्टर्ड पार्टी है और इसका इंतखाबी निशान भी है। इलेक्शन में हिस्सा ना लेना इतनी बड़ी बात नहीं। बाज़ औक़ात सियासी जमातें इंतखाबात से बायकॉट कर सकती हैं। जस्टिस शकील ने सवाल किया कि ये बताएं कि अगर इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते फिर क्या होगा। इस पर अली जफर ने कहा कि मैं पहले ही इस पर बात कर रहा हूं कि मैं सियासी जमात हूं तो मेरे बुनियादी आईनी हुकूक क्या हैं। आर्टिकल 17 के तहत मेरे कई बुनियादी हुकूक बनते हैं। एक जमात इलेक्शन ना लड़े तो भी सियासी जमात होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्टी इलेक्शन लड़े। आर्टिकल 17 की सब आर्टिकल 2 में हमारे हुकूक मौजूद हैं। आर्टिकल 17 कहता है कि हर शहरी का हक है किसी पार्टी का हिस्सा और या अपनी पार्टी बनाए। अली जफर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तों से दूर रखा गया। इलेक्शन कमीशन पार्लिमानी पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी में फ़र्क करने में कंफ्यूज है, लेकिन परवेज़ इलाही केस में पार्लिमानी और पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ मौजूद है। जस्टिस SM अतीक ने सवाल किया कि आज़ाद उम्मीदवार असम्बली में इकट्ठे हो जाए तो क्या उनको मखसूस नशस्तें मिलेंगी या आज़ाद उम्मीदवारों को पार्टी ज्वाइन करना होगी। अदालत के इस्तफसार पर अली जफर ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो नशस्तें मिलेंगी। अदालत ने कहा कि मखसूस नशस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई सीट जीती ही नहीं। आपने सीट नहीं जीती तो आज़ाद उम्मीदवार भी आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। आपने ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जिसने कोई सीट ही नहीं जीती। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खुद इस पार्टी से इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील अली जफर के दलाइल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद रोस्टम पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि बाप पार्टी का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। ये एलामिया है, फैसला नहीं। ये दरखास्तें तमाम असम्बलियों में मखसूस नशस्तों के लिए। ये दरखास्तें इस अदालत के दायरा अख्तियार से भी बाहर है। सिंध हाई कोर्ट में दी गई दरखास्तें इन दरखास्तों से मुमासलत रखती हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 0 + 0 = 0 होता है और बाद वकील इलेक्शन कमीशन ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जिस पर अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो है। आजला इस पर बात करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है। आपके पास 2 ऑप्शंस थे। आपने PTI पार्लियामेंटेरियन के साथ मामला तय कर लिए थे, आपने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ मामला तय कर लिए थे, लेकिन 11th आवर पे आनन फानन आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मुआहिदा किया, उसमें PTI के लोग शामिल हो गए और आज आपको ये नतीजा देखना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तो हम तो जाहिर है अब कानूनी जंग ही लड़ सकते हैं और हम इस वक्त फैसला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। लेकिन ये देखें, ये जो फैसला है बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ में, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी मिस्टेक की है, गलती तो की है। अब ये गलती जो है ये मैं तो तस्लीम करता हूँ कि अगर क्योंकि मैं तो कानूनी बंदा नहीं हूँ, लेकिन अगर कानून में ये चीज़ है कि कोई जमात जो पार्लियामेंट में के अंदर ना हो और वो उसका सहारा लिया गया है, तो ये क्यों लिया गया है अगर ये बात है? क्योंकि अभी तक तो ये कह रहे हैं कि जी आइन में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला क्यों नहीं दिया है? तो ये चीज अब देखा जाएगा। देखिए शौकत यूसुफजई साहब, आपके पास वकला की फौज जफर मौज है, लीगल फ्रेटर्निटी से बहुत सारे लोग आपके अपने पॉलिटिकल लीडर्स हैं। क्या आपको किसी ने गाइड नहीं किया? अगर उस तरफ से कोई गाइडेंस नहीं थी तो किसी और ने, क्या आप ही की सफ़ों में मौजूद किसी और ने मिसगाइड किया, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मालूम होने के बावजूद कि उन्होंने कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई, इवन उनके अपने सरबराह इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने भी आपको गाइड नहीं किया? देखिए, ये फैसला तो जाहिर है इस वक्त तो वकला ही लीडरशिप है ना, इस वक्त तो वकला ही पार्टी को चला रहे हैं। जो पार्टी के जो सियासी लोग हैं वो तो इस वक्त बहुत पीछे हैं या कुछ तो जाहिर है वकला ने सोच समझ के फैसला किया होगा, और अगर ये फैसला गलत है तो फिर इनको खुद ही सोचना पड़ेगा कि ये फैसला उन्होंने क्यों किया और किसने किया ये। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए आज PTI की कोर कमेटी का इजलास था, उसमें आइडेंटिफाई नहीं किया गया, और अगर आप मौजूद थे, आपको खबर है, तो मालूम पड़ा है कि वहाँ पर हामिद रजा साहब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं, वो भी खासे बरसे हैं कुछ लोगों के ऊपर, कोई तल्ख कलामी भी हुई है। देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि चूंकि वक्त ऐसा था ना कि उस वक्त जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, हमारे खिलाफ केसेस थे, हम सारे अंडरग्राउंड थे, और जो फैसले हुए वो उसी लीडरशिप ने किया जो उस वक्त वो आज़ाद थे या उन पे कोई केसेस नहीं थे या वकला थे, और उन्होंने ये फैसले किए। अब ये फैसले उन्होंने किस बुनियाद के ऊपर किए हैं, जाहिर है वो खुद ही इसका जवाब दे सकते हैं।
लेकिन अगर ये ऐसा किया है कि उनको पता था और ये हुआ है, तो ये मेरे ख्याल से पार्टी के साथ बड़ी ज्यादती की तो होगी। क्या समझा जाए सर, और हाउस इन ऑर्डर नहीं है इस वक्त पीटीआई का? देखिए, मैं समझता हूँ कि उस वक्त जब ये फैसला हो रहा था, तो उस वक्त देखें दो चीजें हमसे हुई ना। एक तो आपको याद है कि बल्ले का निशान था, वो चला गया, तो उसके बाद फिर दूसरा निशान दिया गया कि जी ये निशान जमा कराएं। तो इतने जल्दी जल्दी में मेरे ख्याल से प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए था उस वक्त हमारे पास। लेकिन मैंने जैसे कहा कि हमारी लीडरशिप सारी अंडरग्राउंड थी, तो उस वक्त जो अवेलेबल लोग थे वो ज्यादा सियासी नहीं, नहीं लेकिन थे। शौकत यूसुफजई साहब, इससे बहुत भारी सियासी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभी फौरी तौर पर सेनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं, सेनेट में 11 नशिस्तें सिक्योर कर सकते थे, नहीं कर सकेंगे, सिर्फ 6 नशिस्तें मिल सकती हैं। तो बहुत बड़ा नुकसान है ये ईवान बाला के अंदर पीटीआई का। ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि पॉलिटिकल मिस्टेक हुई है, जहाँ जिसने भी की है, मैं तो इसको तस्लीम करता हूँ। जाहिर है मैं ये बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन ये ज्यादती हुई है पार्टी के साथ, क्योंकि ऑलरेडी हम कम केसेस में मुब्तला रहे हैं। अब ये इस चीज के पीछे हम अब एक अदालत में, दूसरी अदालत में, हमें बर वक्त फैसला करना चाहिए था, लेकिन ये कि सोच समझ के करना चाहिए था ना। क्या हम कोई प्राइमरी स्कूल के बच्चे तो नहीं? मैं सर यही पूछना चाह रहा हूँ ना कि अगर हाउस इन ऑर्डर नहीं है, फैसले किसी और के हाथ में हैं, वो लीगल लोग जो मामलात समझते भी हैं, आईनी और कानूनी मामलात, लेकिन फिर भी डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं है, पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर पीटीआई को सोचने की जरूरत है। और अल्टीमेटली डिसीजंस कौन ले रहा होगा पीटीआई के अंदर? क्योंकि आपकी सफ़ों में बड़े ऐसे लोग भी हैं जो पार्लियामान के अंदर रहे हैं, पॉलिटिकली चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अली मोहम्मद खान है, असद कैसर है, आप खुद करते रहे हैं, लेकिन अभी भी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान है। तो कौन फैसला करेगा? दिस इज़ द हाई टाइम कि जब कुछ चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को रिवाइज किया जाए, देखा जाए। देखिए, हर कोई डरता है, हर कोई अपने उससे कि भाई मैं कोई ऐसी बात कर लूं तो शायद मेरे खिलाफ कोई एक्शन हो जाए, तो शायद इसलिए कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन वैसे मैं कह रहा हूं कि बैरिस्टर गौहर बड़े जानीदा बंदे हैं, वो मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, सियासत और वकालत अलग चीज होती है। ठीक है, वो लोग एक साथ समझते हैं, लेकिन हो सकता है किसी और ने ये मिस्टेक की हो, लेकिन हुई है, ये मैं तस्लीम करता हूँ कि गलती हुई है। अब किसने की है, कैसे हुई है, इस पे जरूर सोचना चाहिए ताकि दूसरी गलती ना हो। अगर एक गलती हो गई है तो दूसरी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम तीसरी गलती पे जा रहे हैं। एक गलती तो ये हुई कि हमने कौन सा टिकट जमा करना है, वो उस वक्त बड़ा मतलब वो था, कोई बताने वाला भी नहीं था। और अब ये दूसरा चांस है कि ये हो रहा है, तो मेरे ख्याल से अब मजीद गलतियां नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी पार्टी है, वर्करों की पार्टी है, और इसमें लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, और लोग इसके 96 से इससे वाबस्ता लोग हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन आने वाले दिनों में कैसे मेक श्योर करेंगे कि मजीद गलतियां ना हो? इसलिए कि अभी तक तो बानी पीटीआई से मुलाकातों पर उस तरह का कदगन नहीं था जैसा अब लग गया है। अब तो बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा उनके साथ मुलाकात, यानी एक्सेस उतनी बेहतर नहीं है, फ्रीक्वेंट नहीं है जितनी पहले थी। तो अब तो और डिसीजन मेकिंग का जो फुकदान होगा उसके बढ़ने के खदशात हैं। बिल्कुल, जो सियासी पुराने लोग हैं, हमारे सीनियर लोग हैं, असद कैसर हो गया, आतिफ खान है, शाह फरमान खान है, और जैसे लोग हैं, वो जरूर इनको सोचना चाहिए। पंजाब के अंदर है, सीनियर लोग हैं, वो जरूर बैठे, एक तरफ ना हो जाएं और सिर्फ इस पे इक्तिफा ना करें कि जी फलां ने क्या कहा, फलां ने क्या कहा। बिल्कुल इस पे हमें बात करनी चाहिए, और हमें पार्टी को इस तरह रहम और उस पे नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किल वक्त में लीडरशिप का पता चलता है। तो इस वक्त चूंकि इमरान खान जेल के अंदर है, तो बाहर जो उनकी पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी पार्टी है, आज भी वर्कर उसके साथ अटैच हैं। तो अगर हम गलतियां करेंगे तो वर्कर मायूस होंगे, इसलिए हमें ऐसी कोई गलती अब मजीद नहीं करनी चाहिए। जितने सीनियर लोग हैं हमारे, उनको जरूर आगे आना चाहिए। अली मोहम्मद खान है, शहरियार अफरीदी है, इनकी कुर्बानियां है ना। तो उनको कौन आगे नहीं आने दे रहा सर? नहीं, मैं कहता हूँ खुद आगे आए। आने क्यों नहीं दे रहा है? इस वक्त तो खान साहब तो खुद जेल में है ना, ये तो हमें खुद आगे आना पड़ेगा, हमें तो कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन ये कि हमें मजीद में आज मुझे बड़ी मायूसी भी हुई है, और मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि हमें ऐसे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिससे पार्टी को नुकसान हो, और ना हम किसी को डिस्करेज करना चाहते हैं, क्योंकि मुश्किल वक्त में इन्हीं वकला ने हमें। अच्छा यूसुफजई साहब, गुज़श्ता रोज अली अमीन गंडापुर की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर से हुई। इस मुलाकात के लिए उन्होंने बानी पीटीआई को या पार्टी को एतमाद में लिया था? देखिए, अली अमीन गंडापुर का इशू और है, वो वजीर आला है एक तरफ, पार्टी के सदर भी है। जो उनका स्टेटमेंट आता है वो पार्टी के सदर की हैसियत से आता है, लेकिन जो एक्शन होता है उनका,
अब जाहिर है वो वज़ीर आला हैं, वो वज़ीर आज़म से भी मिलेंगे, सदर से भी मिलेंगे, वफ़ाकी वज़रा से भी मिलेंगे, क्योंकि सूबे के इश्यूज़ हैं ना, उन इश्यूज़ को जाहिर है उनके साथ ही टैकल करना है। हमारे जो बजट का 80% नहीं, लेकिन एक है वो प्रिंसिपल पोजीशन था ना कि ये मैंडेट चोर हुकूमत है, इनके साथ बैठेंगे नहीं। वजीर आजम की हल्फबर्दारी तकरीब में नहीं गए, वजीर आजम केपी पहुंचे, गवर्नर हाउस में थे, गवर्नर गुलाम अली मौजूद थे, चीफ मिनिस्टर नहीं पहुंचे, ऐवान सदर में नहीं पहुंचे सदर की हल्फबर्दारी तकरीब के अंदर। तो एक प्रिंसिपल पोजीशन तो ली हुई थी, लेकिन कल मैं तो समझता हूं कि खुशाइंद भी है कि बर्फ पिघलनी चाहिए है, लेकिन ये बर्फ पिघली कैसे है, सवाल मेरा ये है। देखिए, ये पहले से डिसीजन आया था ये डिसीजन पहले से हुआ था कि अली जो है वो बाकायदा जो सूबे के हकूक़ के हवाले से बात होगी, सूबे के इश्यूज़ है, उसके लिए वो बाकायदा वज़ीर आज़म से भी मिल सकता है। लेकिन अगर पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, जिस तरह वज़ीर आज़म अगर सियासी दौरे पे आ रहा है, तो वो अपने दौरा खुद करेगा, उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। या कोई सियासी एक्टिविटीज़ होगी जिससे उनका पल्ला भारी नज़र आएगा, उस पे हमारा कोई अमल दखल नहीं होगा। तो वो सियासी वो अलग है, लेकिन अगर सूबे के हवाले से कोई मीटिंग होगी उसमें यूसुफ ज़ई साहब, लास्टली आज ही प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी ने अपने एक्स हैंडल से ये इस मुलाकात को बड़ा खुशाइंद और बारिश का पहला कतरा करार दिया है। क्या इसी मुलाकात से या थ्रू अली अमीन गंडापुर हुकूमत के साथ, अरबाब इख्तियार के साथ कोई इंगेजमेंट हो सकती है, या जिसको मिसाक मफाहमत कहते हैं, क्या इसको मिसाक मफाहमत की तरफ को पेशकदमी कहा जा सकता है? देखिए, इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये जो अली अमीन गंडापुर ये काफ़ी सीनियर है और एक दफ़ा वफाकी वज़ीर रहा है, सूबाई वज़ीर रहा है, दोनों के सिचुएशन का बेहतर तौर पे उसको मालूमात है, पार्टी का सीनियर बंदा है, तो उसको पार्टी पॉलिसी का पता है। ये किसी से मुतासर होने की भी ज़रूरत नहीं है और ना किसी के इस तरह, ये हमारी जो पार्टी पॉलिसी होगी उसी पे वो अमल दरामद करेंगे। और मैंने जैसे आपसे कहा कि अब ये वक्त है कि पार्टी को जो है सहारा देने की जरूरत है, क्योंकि पार्टी के साथ वर्कर्स तो खड़े हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लंदन में मुकीम दोनों साहबजादे हसन और हुसैन नवाज ने 7 बरस बाद वतन वापस आकर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से नैब के 3 रेफरेंसेस में जमानत हासिल करते हुए अपना इश्तहारी स्टेटस मनसूख करा लिया है। अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में हुसैन नवाज का कहना था कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं और उनके पास और कोई पासपोर्ट नहीं है। उनका यह दावा इंतहाई हैरानकुन था, क्योंकि उनकी बहन अक्सर औकात उनको डिफेंड करते हुए इस बात का सहारा लेती रही कि उनके भाई बाहर रहते हैं और उन पर यहाँ के कवानीन लागू नहीं होते। तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा का ये दिफा में स्टेटमेंट और आज हुसैन नवाज साहब का ये एतराफ़ कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं, ये खासे मुतज़ाद हैं। आज ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है कि पाकिस्तानी कवानीन और आइन भी शायद मोम की गुड़िया है जो ज़रा सी तपिश से पिघल जाती है, कि जब आप कवानीन आपके हक़ में नहीं, फ़ज़ा साजगार नहीं है, तो आप पाकिस्तानी कवानीन आप पर लागू नहीं होते। जब फ़ज़ा साजगार होती है तो खुलकर आप कहते हैं कि आप पाकिस्तानी और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ये फ़ैसले होंगे। माह मुक़द्दस की आमद का मोहब्बत भरा पैगाम एक ऐसी जगह से आया है कि जहाँ सहने चमन में फूल और खुशबू की बजाय गोलियों और बारूद का बसेरा है। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में मुसलमान बरादरी रमज़ान जैसे बाबरकत महीने में अपनी सहरी और अफ्तारी के दस्तरखान लजीज खानों से सजा रहे हैं, फ़लस्तीनी पिछले कई महीनों से भूखे और प्यासे हैं, जो बारूद के धुएं की वजह से रमज़ान का चांद तो नहीं देख सके, लेकिन भूख, प्यास और ज़ख्म उनके हौसले पस्त नहीं कर सकी। गज़ा में तबाहशुदा घरों के मलबे पर बैठ कर एक बेघर, भूखी और प्यासी फ़लस्तीनी बच्ची की तरफ से उम्मत के नाम एक पैगाम भेजा गया है। ये पैगाम कम और नौहा ज़्यादा है। बेबसी की तस्वीर बनी फ़लस्तीनी बच्ची कहती है कि रमज़ान की आमद है, रमज़ान मुबारक, आपके घर सब्ज़ी और फलों से भर जाएंगे, आप सहरियों खाएंगे और अफ्तार करेंगे और आप परेशान होंगे कि सुबह शाम क्या खाएं, लेकिन हम रमज़ान आने से पहले ही भूखे हैं। क्या आप इस खबर के मुंतज़िर हैं कि गज़ा के लोग भूख से मर गए? क्या आप इंतज़ार कर रहे हैं कि गज़ा के लोग भूख से मर जाएँ? अगर आप आज हमारी मदद नहीं करते तो कब करेंगे? ये गज़ा की बच्ची का पैगाम और नौहा, जिसमें वो आलमी ज़मीर को झंझोड़ती है और झंझोड़ के उनके ज़मीर पे दस्तक देने की कोशिश कर रही है। देखना यह है कि आलमी दुनिया गज़ा की इस बच्ची का को मस्बत जवाब देती है या नहीं। तो वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।